जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने 2025-26 कक्षा 12 सामान्य हिंदी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्री बोर्ड परीक्षा में आया हुआ पेपर लेकर के आ चुका हूं। इस पेपर को मेरे पास परवेज आलम जी ने भेजा है, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और इस वीडियो में मैं इस पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो अगर आप सभी की प्री बोर्ड परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई हैं या फिर हो रही हैं या फिर होने वाली हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही पेपर सभी जगह पर आ रहे हैं। आप लोग अंतिम तक देखें और एक एक क्वेश्चन को अपने पेपर से पहले समझ लें। ठीक है, यहाँ पे टाइम देखिए 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है, पूर्णांक 100 का दिया गया है, कोड है इसका 302 BBE। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं खंड का। यहाँ पे पहला का नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कृति के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। गा नंबर क्वेश्चन है कि हम और हमारा आदर्श निबंध के लेखक कौन है, तो APJ अब्दुल कलाम है। अगला है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना है कौन सी, तो चंद्रगुप्त उनका एक प्रसिद्ध नाटक है। पंचलाइट कहानी के रचनाकार कौन है, तो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो ऑप्शन यहाँ पर चौथा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है कबीर के गुरु का नाम क्या था, तो रामानंद था, याद रखिएगा। रीति काल को कला काल का नाम किसने दिया है, तो रमाशंकर शुक्ल ने, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है यामा के रचनाकार कौन है, तो महादेवी वर्मा जी हैं। अगला है नौका विहार रचना है किसकी, तो सुमित्रा नंदन पंत जी की है, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है और इसके नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का, पूरा गद्यांश आपका 10 नंबर का है ना। तो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, किस चैप्टर का है ये, तो राष्ट्र के स्वरूप का। तो संदर्भ आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है, तो हम लोग लिखेंगे लेखक कहते हैं कि जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। अर्थात जब भारत के प्रत्येक लोगों के अंदर यह भावना भर जाएगी कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, अर्थात यह सूत्र जब प्रत्येक भारतीय लोगों को अनुभव हो जाएगा, सभी लोग अनुभव कर लेंगे, तो यही राष्ट्रीयता की कुंजी होती है। और इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होंगे, अर्थात इसी भावना से हम लोग राष्ट्र में कुछ नव निर्माण कर सकेंगे। ठीक है, गा नंबर में है कि राष्ट्र की कल्पना कब तक असंभव है, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी कब तक मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो लिखा है जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अगला है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखा है पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है, यही उत्तर हो जाएगा। अथवा में यहाँ पर आप इसको भी कर सकते हैं कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, अशोक के फूल से लिया गया है, तो संदर्भ आप लिख ही लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या में हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है। तो लेखक कहते हैं कि पूरा संसार जो है स्वार्थ का अखाड़ा है, अर्थात ये दुनिया बहुत ज़्यादा स्वार्थी है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है। यानी कि अशोक का वृक्ष जो है भले ही मनोहर रहा हो, चाहे जितना रहस्यमय रहा हो, चाहे जितना सुंदर रहा हो, लेकिन वो जो है विशाल जो है सामंती सभ्यता का एक प्रतीक था, बहुत ही उत्कृष्ट प्रतीक था। और वो सामंती सभ्यता ऐसी थी जो साधारण यानी आम आदमियों के मेहनत पर पली हुई थी। ठीक है, और उसके रक्त के संसार के कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। अर्थात सामंती सभ्यता जो है साधारण प्रजा के रक्त के द्वारा ही क्या हुई थी, इतना ज़्यादा विकसित हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से ही वो इतना ज़्यादा समृद्ध हुई थी, है ना। तो आप लोग ये चैप्टर पूरा पढ़ लें, अशोक का फूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ पे गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ पर हमें जो है इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि हम उन चीज़ों को भी छोड़ दें जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक हो। ठीक है ना, हमें उन चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहिए। अब लेखक ने किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है, तो ऐसे लोगों को स्वार्थी कहा है जो क्या करते हैं, केवल उनसे मतलब रखते हैं जिनसे उनका स्वार्थ सधता है, बाकी लोगों को फेंक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, परिष्कृत और मदनोत्सव शब्दों के अर्थ, तो परिष्कृत शब्द का अर्थ होता है सुधारा हुआ या कह लो उत्कृष्ट। ठीक है, और मदनोत्सव शब्द का अर्थ होता है कामदेव का उत्सव या फिर बसंत का उत्सव। ठीक है, चौथे में आपको एक पद्यांश दिया गया है और इसके नीचे के प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, पवन दूती का चैप्टर से लिया गया है, सभी लोग जानते हैं। तो कवि
का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और कविता का नाम है पवन दूतिका। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या में हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है। तो यहाँ पर राधा जी जो है वो पवन से कहती हैं कि अगर कहीं पे लज्जाशीला अर्थात शर्मीली महिला अगर कहीं पे तुमको दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को तुम मत उड़ाना। ठीक है, जो थोड़ी सी श्रमित हो, अगर वो थोड़ी सी थकी हुई हो तो तुम उसको अपनी गोद में ले लेना और उसकी थकावट को दूर कर देना। ठीक है, और उसके होठों की जो है म्लानताएं अर्थात जो मलिनताएं हैं उसके होठों में उसको दूर कर देना और उसको आनंद पहुंचाना। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। तो राधा पवन दूतिका को किस बात के लिए मना करती है, तो इस बात के लिए मना करती है कि अगर कोई शर्मीली स्त्री या कह लो जब कोई स्त्री तुमको दिखाई दे तो वहां पर तुम इतना तेज मत चलना कि उसके वस्त्र जो है वो इधर उधर हो जाए, है ना। अल्प शब्द का मतलब होता है थोड़ा बहुत कम, मंजू शब्द का अर्थ होता है बहुत ज्यादा सुंदर या सुंदर, ठीक है, या मनोहर। चलिए, अंगा में बोला गया है कि लज्जाशीला पथिक महिला के लिए राधा पवन दूतिका को क्या समझाती है कि जब कहीं पे लज्जाशीला पथिक महिला तुमको दिखाई दे तो उसकी थकावट को दूर करना, वस्त्रों को मत बिखेरना। ठीक है, यही सब चीजें हैं। या आप इसको भी लिख सकते हैं कि ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित सौ सत विचार। ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो नौका विहार से लिया गया है। कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है, शीर्षक का नाम नौका विहार है। तो जग का क्रम कैसा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शाश्वत जीवन नौका विहार, इस धारा के समान ही जग का क्रम है। तो हम लोग लिखेंगे जग का क्रम इस धारा के समान ही है। ठीक है, इन पंक्तियों के अनुसार क्या क्या तथ्य शाश्वत हैं, तो क्या क्या तथ्य शाश्वत हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीवन का क्रम, यानी इस जीवन का क्रम जो है शाश्वत है, गतियां शाश्वत है, संगम शाश्वत है। ठीक है, शाश्वत जीवन का उद्गम यानी जीवन का विकास भी शाश्वत है, शाश्वत है गति अर्थात गति शाश्वत है, शाश्वत है संगम, नभ का नीला विकास भी शाश्वत है। ठीक है, चंद्रमा का रजत हास भी शाश्वत है। तो बस यही चीजें आपको लिखना है, क्या क्या शाश्वत है आपसे पूछा गया था। रजत हास शब्द का मतलब होता है चांदनी की जैसे हंसी या कह लो चांदी जैसे हंसी। ठीक है, और कर्णधार का अर्थ होता है मल्लाह या फिर नाविक। तो पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या तो आप लोग नौका विहार चैप्टर पढ़े ही होंगे, तो उसी से लिखना है, इस धारा से जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम, है ना। मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूं, तो आप लोग नौका विहार चैप्टर पढ़ लीजिए। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और इन तीन में से किसी एक का साहित्यिक परिचय और रचना लिखनी है, 5 अंक मिलेगा। ऐसे इन 3 कवियों में से किसी एक कवि का भी आपको रचना या साहित्यिक परिचय लिखना है, 5 अंक मिलेगा। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है कि ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा में लाटी कहानी का कथा सार स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 7वें में आप लोग देख लीजिए, आपके जिले में जो भी खंड काव्य चलता हो उस खंड काव्य से रिलेटेड 2 में से कोई एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो आप लोग वीडियो को रोक करके अपने जिले में जो खंड काव्य चलता हो उससे रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से खंड खा स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमें इन गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था। ठीक है, 2 यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं। ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये भैया संस्कृत भाषा या महत्वम से लिया गया है। धन्योऽयं भारत देश है, यानी यह भारत देश धन्य है जहाँ पर जनमानस पावनी है। यानी ये चैप्टर मैं पढ़ा रखा हूँ तो बार बार इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग भी पढ़े होंगे, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट यहाँ पे होगा, है ना। ये चैप्टर भी मैं पढ़ा रखा हूँ, ये वाला भी, तो आप लोग ये सारे चैप्टर पढ़ लीजिए। इनसे कोई ना कोई, ये पंचशील सिद्धांत चैप्टर से लिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आएगा ही। ऐसे ही ये 2 श्लोक हैं, इसमें से एक श्लोक का हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ना पढ़े हो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, है ना। देखिए, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, यानी विद्या ऐसा धन है जिसको ना तो चोर चुरा सकता है और ना ही राजा बटा सकता है, और ना ही इस विद्या धन को भाई में बांटा जा सकता है। इसको आप जितना व्यय करते मतलब जितना खर्च करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, और इसीलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसीलिए विद्या सभी धनों में प्रधान है। अथवा आप इसको भी लिख सकते हैं हिंदी अनुवाद की, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खणाम निद्रया कलहेन वा। अर्थात काव्य और शास्त्रों के वार्तालाप में बुद्धिमान लोगों का समय बीतता है जबकि बुरी आदतों में, लड़ाई झगड़े में मूर्ख लोगों का समय बीतता है। यहाँ पे 9वें क्वेश्चन में आपको 4 मुहावरे दिए गए हैं, किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, तो आंख भर आना इसका मुहावरे का अर्थ है बहुत ज्यादा दुखी होना। आग लगाकर तमाशा देखना मतलब झगड़ा करवा करके आनंद लेना। समर्थ को नहीं दोष गोसाई का इसका मतलब है कि समर्थ व्यक्ति को उसकी गलतियों के लिए आज के समय में दोषी नहीं ठहराया जाता, यानी कहने का मतलब पैसे वालों को यहाँ पर कोई गलती नहीं दी जाती है ना। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई का मतलब है कि बड़े व्यक्तियों कह लो समर्थ व्यक्ति को उसकी गलतियां नहीं बताई जाती। ठीक है, और अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर होना। अब यहाँ पे 10वें में आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है,
इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। इसलिए मैं मानता हूं कि दुख भगवान का वरदान है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एग्जाम में पढ़ेंगे और क्वेश्चन का उत्तर करेंगे। जैसे लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों माना है, तो लिखा है, मैं मानता हूं कि दुख का भगवान का वरदान है। अहंकार और किसी औषधि से गलता नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान ले। बस यहाँ से यहाँ तक ही आपको लिखना होता है। ठीक है, लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्य उदय का क्षण कौन सा है, तो वह क्षण सचमुच ही भाग्य उदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। ठीक है, यही लिखेंगे। अगला है, लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का क्या उद्देश्य होता है, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो प्रयत्न और पुरुषार्थ को कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा, ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि साधना और प्रयत्न सब सच उतने मात्र के लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अथवा में आप इसको भी कर सकते हैं, जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के विकास में मनुष्य की क्या भूमिका है ना। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसी में से सारे क्वेश्चन आप लोग ढूंढ लेंगे, एक एक क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा इसको हल करने में। इसके बाद यहाँ पे शब्द युग में दिए जाएंगे, इनका हमें सही अर्थ चुनना है। तो कृत और कृति का अर्थ क्या होता है, तो कृत का अर्थ होता है किया हुआ और कृति का अर्थ होता है रचना, तो ऑप्शन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। और उसके बाद भवन और भुवन, तो भवन का अर्थ होता है घर और भुवन का अर्थ होता है संसार, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सा सही होगा। चलिए, अब यहाँ पर बोला गया है इन शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। तो द्विज शब्द का दो अर्थ लिखना है। तो पहला अर्थ होता है द्विज का ब्राह्मण और दूसरा अर्थ होता है पक्षी। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ही शिखा शब्द के दो अर्थ होते हैं, पहला होता है चोटी और दूसरा अर्थ होता है ज्वाला या फिर कह लो आग की लपट। ठीक है, अनल शब्द का दो अर्थ, तो पहला आग आप लिख सकते हैं और दूसरा हवा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वाक्यांशों के लिए हमें एक शब्द लिखना है। तो जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर, सर्वज्ञ। ठीक है, तो ऑप्शन दा सही होगा। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सा सही होगा। ठीक है, चलिए, अब इनमें से हमें किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना है दोस्तों, तो मैं आपको चारों शुद्ध करके बता देता हूं। जैसे नगर का वातावरण शांतमय था, तो शुद्ध करके लिखेंगे नगर का वातावरण शांत था। ठीक है, मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती, तो इसमें अंतरात्मा गलत लिखा है, इसको सही करके लिखेंगे मेरी अंतर फिर आत्मा, ठीक है, गवाही नहीं देती, ऐसे लिख देंगे। महादेवी वर्मा हिंदी की कवित्री हैं, तो इसको सही करके लिखेंगे कवयित्री, कवयित्री ऐसे लिखा जाता है ना, तो लिखेंगे महादेवी वर्मा हिंदी की कवयित्री हैं। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य, उपलक्ष्य नहीं लिखते हैं, उपलक्ष्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उपलक्ष्य, तो लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम, अनेक नहीं लिखेंगे, अनेक, अनेक लिखेंगे, अनेकों नहीं। ठीक है, तो अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए। 12वें के का में वीर रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण और परिभाषा लिखनी है। खा में रूपक अथवा अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखना है। गा में दोहा अथवा सवैया छंद का लक्षण और उदाहरण लिखना है। 13वें में बढ़ते हुए डेंगू की रोकथाम के लिए मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, या फिर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए एक पत्र लिखना है। 14वें में से इन 5 में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। वर्तमान समय में भारतीय किसानों की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निवारण, मेरा प्रिय साहित्यकार, जनसंख्या विस्फोट और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। यहाँ से पूरा पेपर मैंने दिखाया, पेपर बहुत ज़्यादा वायरल है, आप लोग इसको तैयार कर लो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।